दो उपचुनाव में भाजपा को मात देने के बाद कांग्रेस की नजर अब केदारनाथ सीट पर जीत को लेकर लगी हुई है। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के अकस्मात निधन से खाली हुई सीट पर अब कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बीजेपी भी इस सीट पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि विधायक के निधन से पहले ये सीट उनकी ही पार्टी के कब्जे में थी। ऐसे में बीजेपी भी इसे जीतकर संख्या को बरकरार रखना चाहेगी। ये चुनाव हालांकि सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ये चुनाव उत्तराखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव भी साबित होगा। चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं 2027 की तस्वीर काफी हद तक साफ कर देंगे। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों इस पर पूरा जोर लगाएंगे। कांग्रेस जहां दो लगातार जीत के बाद तीसरी जीत दर्ज कर अपना मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो भाजपा फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। और जो प्रदेश में भाजपा का वोट बैंक धीरे धीरे घट रहा है, उसमें फिर से इजाफा करने की कोशिश भी भाजपा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून के जाते ही निकाय चुनाव के साथ या उसके आगे पीछे कभी भी यहां यानी केदारनाथ का उपचुनाव चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है। दोनों दलों में इसके लिए प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सरदर्द अब दोनों पार्टियों के लिए यही साबित होने वाला है कि वो किसको चुनाव मैदान में उतारेगी। कांग्रेस की तरफ से यहां मनोज रावत का नाम इसलिए सबसे आगे रहेगा क्योंकि वो पहले से यहां के विधायक रहे हैं, साथ ही स्थानीय नेता भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मनोज रावत उतने मजबूत इस सीट पर अभी भी हैं कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव निकाल कर ले जाएं। इसको बारीकी से जानने के लिए कुछ चीजों पर गौर करना जरूरी है। मनोज रावत राजनेता बनने से पहले एक पत्रकार रहे हैं। 2017 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर केदारनाथ से विधायक बने थे, लेकिन उनकी जीत इतनी बड़ी नहीं रही। वो मात्र 800 कुछ वोट के अंतर से चुनाव जीत पाए। तब उनको निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत से कड़ी टक्कर मिली थी और वो हारते हारते जीत पाए। उस समय उनका वोट प्रतिशत 25% के आसपास रहा और उनको कुल 13,906 वोट ही मिले, जबकि उनको कड़ी टक्कर देने वाले कुलदीप रावत 24% मतों के साथ 13,037 वोट लाने में कामयाब हुए थे। वो कुलदीप रावत आज भाजपा के खेमे में हैं। अगर इस बार भाजपा ने कुलदीप रावत को मैदान में उतारा तो मनोज रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2017 में भाजपा की हार और मनोज रावत की जीत का एक और कारण भी रहा। वो था भाजपा के मजबूत प्रत्याशी का निर्दलीय चुनाव लड़ना। तब भाजपा ने शैला रानी रावत को ही टिकट दिया था, लेकिन भाजपा की ही बड़ी नेता आशा नौटियाल निर्दलीय मैदान में उतर गई, जिस कारण 21% मतों के साथ उनको 11,786 वोट पड़े, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 11,472 वोट प्राप्त हुए। कुल मिलाकर भाजपा के वोटों में उस समय जबरदस्त बंटवारा हुआ, जिसका फायदा मनोज रावत को मिला। अगर भाजपा उस समय आशा नौटियाल या शैला रानी रावत में से किसी एक को मना लेती तो निश्चित ही मनोज रावत वो चुनाव हार सकते थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबक लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली भाजपा नेता आशा नौटियाल को भी वो मनाने में कामयाब रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मनोज रावत बुरी तरह हार गए। बीजेपी के मैनेजमेंट ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी और शैला रानी रावत 21,886 मत लाकर विजयी हुई, जबकि इस बार फिर कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे और उनको 13,423 मत मिले, जबकि मनोज रावत तीसरे नंबर पर खिसक गए और उनको मात्र 12,557 वोट से संतोष करना पड़ा। यह नतीजा अपने आप में बताता है कि मनोज रावत की स्थिति इस सीट पर कमजोर हुई है और उनका जनाधार भी तेजी से घटा है, जबकि भाजपा कुलदीप रावत और आशा नौटियाल के पाले में आने के कारण इस क्षेत्र में मजबूत हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मनोज रावत की सक्रियता चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में कितनी रही, स्थानीय मुद्दों पर उनकी आवाज कितनी उठी। इस सब के अलावा अगर भाजपा कुलदीप सिंह, जो निर्दलीय भी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर रहे,
अगर उनको प्रत्याशी बनाती है तो क्या मनोज रावत उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि अब अपने जनाधार के अलावा उनके पास भाजपा जैसे संगठन का भी साथ होगा। ऐसे में अगर कांग्रेस मनोज रावत को फिर से मैदान में उतारती है तो भाजपा उन पर भारी साबित हो सकती है। अब यह भी सवाल है कि अगर मनोज रावत को कांग्रेस यहां से टिकट नहीं देती है तो ऐसी सूरत में उनकी जगह किसको उतारा जाएगा? हालांकि एक धड़ा इसके लिए हरक सिंह रावत के नाम की भी पैरवी कर रहा है, पर सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की जा रही है कि कांग्रेस एक बार फिर बद्रीनाथ जैसा प्रयोग यहां कर सकती है। मनोज रावत और हरक सिंह रावत को टिकट न मिलने की स्थिति में किसी स्थानीय नेता जो सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हो और जिसकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ के साथ साफ छवि हो, उसको भी मौका दे सकती है। जिस तरह बद्रीनाथ में लखपत बुटोला जैसे कार्यकर्ता को मजबूत राजेंद्र भंडारी के समक्ष खड़ा किया गया, कुछ ऐसा ही केदारनाथ में दिखाई दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे प्रयोग कई जगह कर चुकी है और ये सफल प्रयोग भी साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेठी में मिला, जहां कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता और मंत्री को धूल चटा दी। अगर ऐसा कुछ केदारनाथ में देखने को मिला तो हो सकता है कांग्रेस एक बार फिर भाजपा को झटका देने में कामयाब हो जाए। बीजेपी की स्थिति भी यहां इस बात पर निर्भर करेगी कि टिकट ना मिलने की सूरत में कोई नेता निर्दलीय मैदान में ना उतर जाए। फिलहाल चुनाव के समय कई तस्वीर साफ होगी कि तराजू किस तरफ झुक रहा है। अगर बद्रीनाथ की तरफ कांग्रेस यहां भी आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ी तो भाजपा के लिए भी राह आसान नहीं होने वाली। अब देखना है कि चुनाव आते आते ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।